दोस्तों जनवरी आ गया है और फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होने में मात्र 3 महीने ही बचे हैं, जनवरी, फरवरी और मार्च। अब देखिए, अगर आप सैलरीड एम्प्लॉयी हैं या फिर आप कोई बिज़नेस भी करते हैं, तो अगर आप अभी से टैक्स प्लानिंग नहीं करके चलेंगे, तो आपकी जो सैलरी आने वाली है फरवरी और मार्च की, उसमें से काफ़ी सारा ज़्यादा टीडीएस डिडक्ट हो सकता है। अभी देखिए, आने वाले समय में आप अगर एक कंपनी में काम करते हैं, तो आपके एम्प्लॉयर की तरफ से आपको इन्वेस्टमेंट के डॉक्यूमेंट वगैरह माँगे जाएँगे, आपका होम लोन वगैरह कोई भी चल रहा है, तो सारी डिटेल आपकी कंपनी की तरफ से डिमांड की जाएगी और उसके बेसिस पे ही आपका टीडीएस डिडक्ट होगा और उसके बेसिस पे ही आपकी फरवरी और मार्च की सैलरी आएगी। तो अगर आप अभी से इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग नहीं करते हैं, टैक्स प्लानिंग नहीं करते हैं, तो आपका टीडीएस ज़्यादा डिडक्ट हो जाएगा और आपको वो रिफंड क्लेम करना पड़ेगा और वो रिफंड आपका अगस्त सितंबर के एंड में आएगा। तो लगभग 6-7 महीने आपका पैसा जो है वो गवर्नमेंट के पास में पड़ा रहेगा। तो टैक्स प्लानिंग अभी से कर लें, जिससे क्या होगा, आपका टीडीएस भी कम कटेगा, आपका टैक्स भी कम बनेगा और आपको रिफंड के लिए वेट भी नहीं करना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश और आप देख रहे हैं बैंकिंग बाबा यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे ही पॉइंट्स की जो आपको अभी से कंसिडर कर लेने चाहिए, जनवरी में ही एक्शन ले लेना चाहिए, ताकि आपका टीडीएस जो है वो कम से कम डिडक्ट हो और आपका टैक्स भी कम से कम बने। तो देखिए, सबसे पहले पॉइंट की बात करें तो आपके काफ़ी सारे ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो आपके ऑफिस की तरफ से रिम्बर्स किए जाते हैं, आपके सैलरी का पार्ट बन के ही आपको दे दिया जाता है, तो वो अमाउंट आपके लिए टैक्सेबल नहीं होता है। जैसे कि अगर आपको अपनी कंपनी की तरफ से ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस मिलते हैं, न्यूज़पेपर अलाउंसेस मिलते हैं, ड्राइवर का पैसा मिलता है, यूनिफॉर्म, टेलीफोन और भी काफ़ी तरह के खर्चे आपको मिलते हैं, ऑफिस एंटरटेनमेंट, कोई फूड कूपन्स वगैरह भी मिलते हैं या फिर कोई मेडिकल ट्रीटमेंट मिलता है, तो ये सारा का सारा पैसा आपका अगर आपको अपनी कंपनी की तरफ से मिल रहा है तो वो आपके लिए एग्जेम्प्ट होता है, उसके ऊपर आपको टैक्स नहीं देना होता है। तो अगर आपको मिल रहा है वो पैसा, तो उसको देखिए, आपका सैलरी का ही पार्ट बना के आपको दे दिया जा रहा है, तो वो आपके लिए एग्जेम्प्ट होता है, उसके ऊपर आपको टैक्स नहीं देना होता है। अब देखिए, ये जो अलाउंसेस होते हैं ये डिपेंड करते हैं आपके ग्रेड ऑफ एम्प्लॉयमेंट पे, आप कौन से लेवल पे एम्प्लॉई हैं, तो उस बेसिस पे डिपेंड करता है। सभी को मिले ज़रूरी नहीं है, आपको अगर मिल रहा है तो उस कंडीशन में ही वो एग्जेम्प्ट होगा, आपको नहीं मिल रहा और आप उसकी डिडक्शन एग्जेम्पशन ले रहे हैं तो वो गलत हो जाता है। उसके अलावा अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है हेल्थ इंश्योरेंस का। अब देखिए, करंट लाइफस्टाइल, जो इन्वायरमेंट है, वर्किंग लाइफ साइकिल, उन सबको देख के ध्यान में देखा जाए तो आपके लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। केवल आपके लिए नहीं, पूरे फैमिली के लिए हेल्थ इंश्योरेंस होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए, आज के टाइम में अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो आप ले सकते हैं और उसकी वजह से आप 1 लाख रुपए तक की डिडक्शन के साथ साथ में 31,200 रुपये तक का टैक्स भी बचा सकते हैं। कैसे? अब देखिए, अगर आप अपने नाम पे हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो आपको 25,000 तक की डिडक्शन मिल जाएगी सेक्शन 80D के अंदर, जहां से आपको 30% स्लैब में आते हैं तो आप 30% टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप एक सीनियर सिटीजन हैं तो 25,000 की लिमिट आपके लिए 50,000 रुपये की हो जाती है और वहीं आप अपने पेरेंट्स के लिए भी ले सकते हैं और उन पेरेंट्स का भी देखा जाएगा। अगर उनकी एज सीनियर सिटीज़न है वो तो 50,000, अगर वो सीनियर सिटीज़न नहीं है तो उनको भी 25,000 रुपये तक की डिडक्शन मिल सकती है। आप जो हेल्थ इंश्योरेंस लेंगे उसका जो भी आप प्रीमियम पे करेंगे उस प्रीमियम अमाउंट की आपको डिडक्शन मिल जाएगी और वहाँ से आप अगर 30% टैक्स स्लैब में आते हैं तो अप टू 31,200 रुपीज़ तक का टैक्स बचा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है सेक्शन 80C का। अब देखिए, इसके बारे में तो आपको मोस्टली पता ही होगा। सेक्शन 80C के अंदर आप 1.5 लाख रुपए तक की डिडक्शन लेकर के 46,800 रुपये तक का टैक्स बचा सकते हैं। अब इसमें इन्वेस्टमेंट की बहुत लंबी लिस्ट है, आप कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। आपने अगर कोई होम लोन ले रखा है तो उसका प्रिंसिपल अमाउंट भी अगर आप रीपे कर रहे हैं तो उसकी भी आपको डिडक्शन मिल जाती है। सेक्शन 80C के अंदर PPF, EPF, ELSS म्यूचुअल फंड, 5 साल की फिक्स डिपॉजिट या फिर इसके अलावा और भी काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं। आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके 1.5 लाख रुपए तक की बेनिफिट जो है वो ले सकते हैं। ये काम आपको अभी ही करना होगा, जनवरी के अंदर ही, जिससे कि फरवरी में आप अपने एम्प्लॉयर को ये डिटेल दे पाएँ और वो आपका जो TDS है उस अकॉर्डिंग ही डिडक्ट करे। अगर आप अभी इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं तो लगभग आपका 30,000 रुपये तक का एक्स्ट्रा TDS डिडक्ट हो सकता है और वो आपको फिर वापस मिलेगा ITR फाइल करने के बाद में। तो बेटर यही है अभी से ही अपना इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करके चलें। उसके अलावा NPS की भी बात कर लेते हैं, सेक्शन 80 CCD 1B की, जहां पे आप इन्वेस्टमेंट करके NPS में आपको एडिशनल 50,000 रुपये तक की डिडक्शन मिल जाएगी, जहां से आप और भी टैक्स बचा सकते हैं। अब देखिए, NPS के अंदर आप जो पैसा इन्वेस्ट करेंगे वो एक तरह से आपको पेंशन के रूप में वापस मिलेगा। तो अभी इन्वेस्टमेंट किया गया पैसा आपको 60 साल की उम्र से पहले वापस
नहीं मिलेगा और उसके बाद में भी आपको एक साथ कुछ पैसा लमसम मिल जाएगा और कुछ पैसा आपको पेंशन के रूप में मिलेगा। तो उसको ध्यान देखकर ही इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। अगर आपको कंफर्टेबल नहीं लगता है कि वो पैसा आपका 60 साल की एज तक लॉक रहे तो आप इन्वेस्टमेंट ना करें, वो आप देख लीजिएगा। अगर आपको बेनिफिट लग रहा है तो ही इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि बाकी सारी स्कीम के अंदर क्या आपको ऑप्शन मिल जाता है जल्दी पैसा निकालने का, 5-10 साल के अंदर आप निकाल सकते हैं कभी भी। एनपीएस के अंदर पैसा अगर आपने इन्वेस्ट कर दिया तो वो आपको पेंशन के तरीके से ही मिलेगा, पहले नहीं मिलेगा। उसके अलावा बात कर लेते हैं गिफ्ट टू पेरेंट्स की। अब देखिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है। अब देखिए आप जो भी पैसा कमा रहे हैं वो आपके लिए टैक्सेबल होएगा ही होएगा, लेकिन अगर आपके पेरेंट्स नॉन अर्निंग है या फिर उनकी इनकम जो है वो टैक्सेबल लिमिट से कम है, तो आपने जो पैसा कमाया वो पैसा आप अपने पेरेंट्स के नाम पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उसको गिफ्ट डीड बना सकते हैं या फिर आप प्लेन पेपर पे भी लिख कर रख सकते हैं, नहीं भी रखना कोई ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। वो आपने पैसा अपने पेरेंट्स को गिफ्ट दे दिया, अब वो उनकी इनकम हो गई, उनके लिए वो इनकम टैक्स फ्री है और उसी के साथ साथ वो इनकम से जो इनकम जनरेट करेंगे वो उनके हेड में टैक्सेबल होएगी, आपके हेड में टैक्सेबल नहीं होगी। लेट्स से आपके पास 10 लाख रुपए हैं, आपने उसको एफडी भी करवाई या कहीं इन्वेस्ट भी किया, वहाँ से जो आप पैसा कमाएंगे, आप जो सैलरी से कमा रहे हैं आप तो टैक्सेबल लिमिट में आते हैं, तो उसके ऊपर आपने लेट्स से इक्विटी म्यूचुअल फंड में डाल दिया, वहाँ से आपने 1 लाख रुपए कमाया, तो आपको उसके ऊपर 30% टैक्स देना पड़ सकता है, आपको 25% 20% जो भी लिमिट आती है उस अकॉर्डिंग टैक्स देना पड़ सकता है। लेकिन अगर आपने वो पैसा अपने पेरेंट्स के नाम पे ट्रांसफ़र कर दिया, उनकी और कोई इनकम नहीं है, जो आपने 10 लाख कमाया वो तो टैक्सेबल था, लेकिन उस पे इनकम ऑन इनकम आपके लिए टैक्सेबल होएगी लेकिन आपके पेरेंट्स के लिए टैक्सेबल नहीं होएगी। क्यों? क्योंकि उनकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट ही नहीं है, वो 1 लाख रुपए कमा रहे हैं तो वहाँ पर उनकी 1 लाख ही इनकम मानी जाएगी। वो गिफ्ट वाली इनकम आप यूज़ कर सकते हैं, अपने पेरेंट्स के नाम से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं एफडी में, म्यूचुअल फंड में, शेयर मार्केट में, या फिर आप कोई दूसरा बिजनेस भी करना चाहते हैं उनके नाम से, तो ऐसा भी किया जा सकता है। उसके अलावा एक और लास्ट पॉइंट आ जाता है डोनेशंस का। अब देखिए डोनेशन आप कर सकते हैं जिससे आप टैक्स बचा सकते हैं। अब देखिए काफ़ी सारे स्मॉल बिजनेसेस, बड़े बिजनेसेस, सैलरीड पर्सन, काफ़ी सारे लोग इसको यूज़ में लेते हैं। डोनेशंस करके अपने टैक्स को कम किया जा सकता है। अगर आप किसी सोशल कोज़ के लिए, चैरिटेबल कोज़ के लिए आप डोनेशन करना चाहते हैं तो आप खुद से डोनेशन भी कर सकते हैं। साइंटिफिक रिसर्च वाली ऑर्गेनाइजेशंस को आप डोनेशन करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। आप अपनी फेवरेट पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। काफ़ी सारे ऑप्शन मिलते हैं जहाँ पे आपको 100% डिडक्शन मिल जाती है डोनेशन अमाउंट की। उसी के साथ साथ कुछ ऐसी जगह भी होती है जहाँ पे आपको 50% ही डिडक्शन मिलती है डोनेशन अमाउंट की, तो वो आप खुद से चेक भी कर सकते हैं और वो डोनेशन अमाउंट आपके लिए टैक्स फ्री हो जाएगी, आपको उस पर डिडक्शन मिल जाएगी। लेट्स से आपकी 10 लाख रुपए इनकम है, उस पर आप टैक्स कैलकुलेट करते हैं तो आपका जो टैक्स बन रहा है आप उसमें से 2-3 लाख रुपए गवर्नमेंट को टैक्स दें, या फिर आप 2-3 लाख रुपए खुद से डोनेशन भी कर सकते हैं ऐसी जगह पे जहां आप चाहते हैं सोशल कोज़ के लिए, चैरिटेबल कोज़ के लिए, तो वो भी आप कर सकते हैं। नहीं करना ना करें, आपकी मर्जी है। उससे आप टैक्स बचाने के लिए काफ़ी सारे लोग इसको यूज़ करते हैं। इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपको जो सेक्शन 80C 80D वाली डिडक्शन लेनी है तो जनवरी के अंदर ही उस पर रिएक्ट करें ताकि आपका TDS कम डिडक्ट हो और आपके टैक्स भी कम बने। इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं, इसी टाइप का कंटेंट और देखना चाहते हैं या फिर किसी टाइप का कंटेंट आप देखना चाहते हैं, कमेंट करके आप बता सकते हैं। मिलते हैं आपसे फिर किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।